बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को नोट करना। कोई भी नोट कर सकता है। बिजनेस में जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे नोट करते हैं। इवन अगर आप अपने पॉकेट के एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको भी मैनेज करते हैं कि मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं तो मुझे पर डे किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इनको नोट करना है। तो बेसिकली वही है, बिजनेस में सबसे पहले हमारा आता है रिकॉर्डिंग। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे आगे कि हम अकाउंट्स क्यों करते हैं। जो बुक कीपिंग होता है वो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देता, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम नोट करते हैं। अकाउंट्स में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। और ये सभी कैसे पता चल सकता है? अकाउंट से। अगर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस सही तरीके से, हर एक तरीके से उसको नोट डाउन करते हैं ईच प्रोसेस को, तो आप एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट एनालाइज कर सकते हो। अगर मुझे बजट बनाना है ना किसी चीज़ का, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा 15 से लेके 2025 का 16/2025 तक मेरे एक्सपेंसेस का मैं बजट बना के चल रही हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस ना बस मुझे 40,000 तक करने हैं। मैं मंथ के स्टार्टिंग में डिसाइड करती हूँ, एक बजट बना लेती हूँ कि 40,000। बट जब मंथ स्टार्ट होता है तो मान लीजिए फर्स्ट 5 को आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, आपका एक्सपेंस हो गया 10,000 का। फिर 5 तारीख आई तो आपका एक्सपेंस हो गया 5,000। फिर उसके बाद 8 तारीख आई 11,000। इस तरह से आपके पूरा महीना एक्सपेंस हुए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को आपको एनालाइज करना है कि क्या आपने जो बजट बनाया था, एक्सपेंसेस आपके उसके अंदर ही हुए हैं या उसके बाहर हुए हैं। आप इन चीज़ों को भी देख सकते हो। अकाउंट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप इन चीज़ों को आराम से चेक कर सकते हो कि अगर आपने जो बजट बनाया है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं विद इन द बजट हैं या आउट ऑफ द बजट हैं। फिर आप नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर सकते हो कि मेरे एक्सपेंसेस इस महीने ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, तो मुझे किस तरह से कंट्रोल करना है। या मेरा इस मंथ में एक्सपेंसेस जो मैंने बजट बनाया था वो अकॉर्डिंगली मेरा बच गया है, कुछ सेविंग्स हो गया है, तो मैं अगले महीने में कुछ एक प्लान कर सकती हूँ। मैं अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकती हूँ। मैं अपने बिजनेस को और भी फ्रूटफुल किस तरह से बना सकते हैं, स्टॉक में कितना ज़्यादा और ख़रीद सकती हूँ ताकि मेरे आने वाले मंथ में जो सेल्स हैं वो और अच्छी हो जाए, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बेच सकूँ। तो इस तरह से बजट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अपने बिल में देखा होगा, जब आप सामान खरीदने जाते हो तो ट्रेड डिस्काउंट जैसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आपको अपने बिल में दिखाना है कि भाई मैं एक शर्ट बेच रहा हूँ 500 की और मैं उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा रहा हूँ। तो ये भी आप अपने बिल के ऑप्शंस में ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स को समझने के लिए इन रूल्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये रूल समझ आ जाते हैं मतलब आपको सारा अकाउंट समझ आ गया। रियल अकाउंटिंग बेसिकली होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, इसका रूल रहता है डेबिट what comes in, credit what goes out। मान लीजिए फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री होगी? हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट then डेबिट जो भी अकाउंट है, बिल्कुल और ठीक। कैश अकाउंट क्रेडिट जो भी अमाउंट है। रूल याद है मुझे। हाँ। मतलब ये सब बेसिक है, ये सब मुझे मैं याद है। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट। परचेजेस, अगर मेरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स किसके लिए यूज होता है? गुड्स फॉर व्हाट? जो मैम स्टोर जो जैसे कोई भी चीज लेते हैं उसको जब भी वापस कर देते हैं ना। गुड्स वो चीज़ जिनका हम व्यापार करते हैं हर दिन, जो चीज़ हम खरीदते या बेचते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आपने मोबाइल रखे हुए हैं बेचने खरीदने के लिए, एलईडी रखी हुई है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो वो है आपकी गुड्स। उनको बोलते हैं गुड्स। सेल और परचेज जिस प्रोडक्ट की कर रहे हैं उसे कहा जाता है गुड्स। अब आपने सामान खरीदा, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फॉर कैश, तो क्या एंट्री होगी इसकी? परचेज ऑफ
accounts debits 10,000 बिल्कुल ठीक. टू cash of या कैश डेबिट भी लिख सकते हो. यू कैन राइट लाइक दिस. credit आएगा ना मैम कैश कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000. ठीक है जी. इसी तरह से धीरज जी आप बताइए. सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000. What will be the entry? On debit to Sales. क्या सोल्ड कर दूँ? सेल्स राइट. चलिए, अब ये तो की हमने परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शंस कि अगर हम इनको कैश पे खरीद या बेच रहे हैं. अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन आती है, अगर यही ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे आती है, मान लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम अमर for ₹20,000 on credit. तो ये ट्रांजैक्शन में जहां पे हम कैश डाल रहे थे वहां पे अब डालेंगे अमर. परचेज अकाउंट डेबिट, अमर अकाउंट क्रेडिट 20,000. क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट है. अयान समझ रहे हैं? अगर हम कैश से बिजनेस कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो अमर की जगह आएगा कैश. बट अगर आप क्रेडिट उधार पे दे रहे हो तो क्या आएगा? अमर. नाम आएगा उस पर्सन का. तो किस तरह से करेंगे? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000 टू राघव. अब यहाँ पे कैश की जगह पार्टी का नेम आएगा जिसको हम बेच रहे हैं. राघव अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 40,000. इस तरह से. अब ये जो राघव है ये हमारी कंपनी का हो गया डेटर. जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर, कंपनी के डेटर. और फ्यूचर में इनसे पैसा रिसीव होगा. जब भी इनसे पैसा रिसीव होगा तब हम एंट्री शो करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट 40,000, राघव अकाउंट क्रेडिट 40,000. डेटर्स. डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है. फ्रॉम whom we will receive. Whom which we have to pay. डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. डेटर्स वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो लोग जिन्हें हम पैसा देके. डेटर्स हमारी बनते हैं एसेट और क्रेडिटर्स बनते हैं हमारी लायबिलिटीज. नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स. देखिए, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स हमारे होते हैं कस्टमर. मैंने एक मोबाइल बेचा, मैंने एक मोबाइल सेल किया उधार पे, तो जिसको सेल किया वो मेरा कस्टमर, मतलब कि वो हुआ डेटर. क्या हुआ? डेटर. जिसको हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट उधार पे वो होता है कस्टमर. और कंपनी में क्या बोलते हैं उसको? डेटर. डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हम फ्यूचर में पैसा रिसीव करते हैं, हमारे कस्टमर्स. ठीक है. इसी तरह से अगर मैंने खरीदा उधार पे तो जिससे खरीदा वो होता है क्रेडिटर और मुझे उसे पेमेंट करनी है इन फ्यूचर और ये मेरी बन गया लायबिलिटी.
डेटर मेरी बन गया एसेट जिससे मैं फ्यूचर में पैसा लूँगी, और क्रेडिटर मेरा बन गया लायबिलिटी जिससे मैं फ्यूचर में पैसा दूँगी। देखो जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सेम डे पे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। बल्क में हमारे पास सामान आता है, चेक से इशूज़ होते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लाख का सामान मंगवाया, मैंने ऑर्डर किया कि मुझे 1 लाख का सामान भेज दीजिए, उन्होंने 1 लाख का सामान भेज दिया। अब जो पेमेंट्स होती है वो ऐसा नहीं होता कि आज ही सामान आया तो आज ही दे देंगे, धीरे धीरे करके उनकी पेमेंट्स आती हैं। इसी तरह से बहुत से कस्टमर्स भी होते हैं हमारे काम में जो कि उधार पे ले जाते हैं और उनकी पेमेंट्स बाद में आती है। तो जिनको हम बेचते हैं वो डेटर और जिनसे हम खरीदते हैं उधार पे वो क्रेडिटर। लीजिए मैंने 50,000 का स्टॉक मंगवाया अपनी शॉप के लिए, ठीक है। मैंने अपनी शॉप पे बुक्स का ऑर्डर दिया है 50,000 का। तो अब मैंने ये उधार पे मंगवाया ऑन क्रेडिट, तो ये क्या हुआ आपका ऑन क्रेडिट, बताइए। जिससे आपने सामान मंगवाया, मान लीजिए शाम है, शाम को आपने ऑर्डर दिया कि मुझे बुक्स भेज दो 50,000 की, तो शाम क्या हुआ आपका, क्रेडिटर हुआ या डेटर? क्रेडिटर। गुड, क्रेडिटर। और शाम को ऐसे ही क्या हुआ कि नेक्स्ट डे इवनिंग में मेरे पास रतन जी आए और उन्होंने मुझसे 10,000 की बुक्स खरीद ली, उन्होंने मुझसे खरीदी और अभी पैसा नहीं दिया। तो रतन जी क्या हुए, डेटर। कस्टमर है ना मेरा, सामान खरीद रहा है मुझसे। किसी कस्टमर को मतलब हमारी पेमेंट है, उसे हमने टाइम दिया है 2 मंथ्स का कि चलो 2 मंथ्स के बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, और वो आपका डेटर आपको 2 महीने तक आपको कोई भी आपकी मनी है वो रिवर्ट बैक नहीं करता, आपका पैसा आपको वापस नहीं करता। तो अगर आप इस पे इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं कि हम उससे जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कई बार क्या होता है, हम अपना बैंक से कोई लोन लेते हैं, मान लीजिए 4 लाख का लोन लिया हमने 1 जनवरी को, और मुझे देखना है कि 1 से लेके 31 मार्च तक अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, पर के हिसाब से ये लोन लेती हूँ तो मुझे 3 महीने का कितना ब्याज पड़ेगा, तो वो भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, टेली में। जीएसटी के क्लास ये एक बार दे सकते हैं जीएसटी का? हाँ, जीएसटी सीखेंगे ना। जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहता है हमारा, ठीक है। किसी भी बिल पे आपको टैक्स लगाना है, विद इन द स्टेट है, आपको दूसरे स्टेट में लगाना है, तो किस तरह से टैक्सेशन की परसेंटेज लगती है, और किस तरह से आप एक ही बिल में अगर एक प्रोडक्ट पे मान लीजिए 5% है तो एक पे 28% है, और आपको एक ही बिल में ये सब शो करना है, तो वो हम शो करेंगे। जीएसटी रिटर्न आप फाइल करना चाहते हो वो भी आप अपने एंड पे कर सकते हो, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए तब फाइल कर सकते हो, ठीक है। और सारा कुछ है हमारे पास, वो सारी ट्रांजेक्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, सेल्स पे किस तरह से कलेक्ट होता है, कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि एग्जम्प्टेड हैं, नॉन टैक्सेबल हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। काट लेते हैं आप टैली पे? हाँ, बिलिंग कर लेता हूँ। अच्छा, इस पे टैली पे कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। किस तरह से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट होंगे, फिर उसके बाद लेजर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहती हैं, समराइजेशन, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं मैनुअली, फिर फाइनल अकाउंट्स, ये 4 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे टैली पे। टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, बजट कैसे बनते हैं, कॉस्ट सेंटर कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे टैली की फीचर्स कॉन्फ़िगरेशंस पूरी हो जाएंगी फिर हम करेंगे जीएसटी पे, ठीक है। आते हो कई बार क्या होता है कि हम अपनी रेट लिमिट्स फिक्स कर देते हैं, जैसे होलसेल रिटेल प्राइसेस फिक्स करते हैं ना, वो भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। होलसेल रिटेल प्राइसेस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी को 2 यूनिट बेच रहे हैं अपनी शॉप से, मान लीजिए किसी शर्ट के 2 यूनिट बेच रहे हैं, तो उसमें आपको प्राइस चाहिए 500, ठीक है। मगर अगर आपके पास से कोई बल्क में सामान ले जाता है, 10 से लेके 40 पीस तक उठा रहा है, और आप चाहते हो कि जो उसको मैं 250 रेट लगाऊंगा होलसेल के हिसाब से और मैं उसको 10% डिस्काउंट भी दूंगा, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं हमारे पास। जैसे ही आप बिल करेंगे वहाँ पे आपको होलसेल लेवल पे चाहिए काम,
और रिटेल लेवल पे चाहिए तो आप ये बिलिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आपको कितने प्राइसेस चाहिए आप पहले से कॉन्फ़िगर करके बिल काट सकते हो। Yes, ma'am, understand. अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अगर हम एक्सपेंसेस देखते हैं तो एक्सपेंसेस कैसे होंगे। मान लीजिए सैलरी पेड रुपीज़ 20,000। सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो ये होगा डेबिट 20,000, कैश होगा क्रेडिट 20,000, लाइक दिस। रेंट पे कर रहे हैं ₹10,000। कई बार आपको आ सकता है कि बाय बैक, तो आप यहाँ पे करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। इस तरह से ये होती है एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सभी एक्सपेंसेस के नेम डेबिट टू क्रेडिट होगा कैश या फिर बैंक, अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो। इसी तरह से ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। और अगर आपके रेवेन्यू है, इनकम्स हैं, तो उस समय पर मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, whatever the amount। इस तरह से जितनी भी इनकम होती है, कोई भी इनकम हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक ₹8,000 क्या एंट्री होगी? Check. चेक से हो रहा है तो मतलब चेक से हो रहा है तो मतलब बैंक से हो रही है पेमेंट। Bank. Bank account credit. 10,000. इनमें से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिए। 20,000 or 15,000 rupees। राइट। अयान पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कपीर अकाउंट क्रेडिट 15,000, राइट? ठीक है। Yeah. दूसरी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹20,000 क्या एंट्री होगी इसकी? Cash account debit, sales account credit. राइट 20,000। वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप कैश भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ब्रोकरेज। हाँ मैंने एक्चुअली लिख लिया। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ब्रोकरेज अकाउंट इसलिए मैंने क्रेडिट बैंक ही लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट 5,000। ओके अयान आप बताइए लैंड परचेज्ड ₹1,00,000 फॉर कैश क्या ट्रांजेक्शन होगी? Land accounts debit. Cash account debit credit. गुड गुड।